इमेजिन कीजिए एक ऐसी सभ्यता जो हजारों साल पहले भी अर्बन प्लानिंग, स्वच्छता और व्यापार में इतनी आगे थी कि आज भी हम उसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। एक ऐसी संस्कृति जिसके शिलालेख आज तक एक अनसुलझा रहस्य बने हुए हैं। हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, जिसे हड़प्पन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये वो सभ्यता है जिसने हमें सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि एक बेहतर जीने का तरीका सिखाया था। आज हम इस टॉपिक को डिटेल से पढ़ेंगे। लेक्चर को लास्ट तक देखना ताकि ये टॉपिक आज ही आपका कवर हो जाए। हड़प्पन सिविलाइजेशन। एक बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है। इसीलिए क्योंकि हड़प्पा साइट वो पहली साइट थी जहां से हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले थे, जहां से एक्सकावेशन स्टार्ट हुआ और हमें पता लगा कि एक सिविलाइजेशन थी जो काफी हजारों सालों पहले यहाँ पर सेटल थी, यहाँ पर फ्लराइज्ड हुई थी। क्योंकि ये फर्स्ट साइट थी जहां से हमें एविडेंस मिले थे और ये फर्स्ट साइट थी जहां पर एक्सकावेट हुआ था, इसी वजह से इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन ऑल्सो नॉन एज इंदस वैली सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंदस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये इंदस रिवर बैंक पे सिचुएटेड थी, इंदस रिवर के किनारे पे फ्लराइज्ड हुई थी एंड वाज वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट एंड मोस्ट एडवांस अर्बन कल्चर। और ये वन ऑफ वर्ल्ड अर्लीस्ट सिविलाइजेशन है और ये इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उस समय की सबसे ज्यादा एडवांस और अर्बन कल्चर की सिविलाइजेशन है। यानी उस समय के अगर हम इसका इक्वल करते हैं या फिर हम एक इमेजिनेशन भी करते हैं कि उस टाइम की सिविलाइजेशन कैसी होती होगी, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस थी। इसकी अर्बन जो कल्चर्स थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे। इट फ्लराइज्ड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ इंडिया। ये कहाँ फ्लराइज्ड हुई थी? साउथ एशिया की जो वेस्टर्न पार्ट है यानी पाकिस्तान और जो वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है वहाँ पर ये फ्लराइज्ड हुई थी। प्राइमरली इन द प्रेजेंट डे पाकिस्तान एंड वेस्टर्न इंडिया, यानी अगर प्रेजेंट की बात करें तो ये पाकिस्तान और जो वेस्टर्न इंडिया वाला पार्ट है वहां पर फ्लराइज्ड हुई थी। अब इसकी क्रोनोलॉजी और फेज के बारे में बात करते हैं, यानी टाइमलाइन के बारे में बात करते हैं। द सिविलाइजेशन टाइमलाइन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 फेजेस, यानी इस सिविलाइजेशन को टोटली 3 फेज में बांटा गया है। सबसे पहली अर्ली सिविलाइजेशन जिसका टाइम है 3300 यानी 3300 से 2600 BCE है ना, ये उसका टाइम है। दिस वॉज फॉर्मेटिव स्टेज विद द डेवलपमेंट ऑफ अर्ली सेटलमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी ये ऐसा फेज था, यानी अर्ली फेज था, स्टार्टिंग जहां पर फ्लराइज्ड हो रही थी, धीरे धीरे सेटलमेंट हो रहा था और सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस क्या किया जाता था? एग्रीकल्चर ज्यादा होती थी, यानी डिपेंडेंट किस पे थे? एग्रीकल्चर पे थी। इसके बाद म्योच्योर स्टेज आता है जो कि 2600 से 1900 BC का टाइम था। दिस मार्क्स द पीक ऑफ द सिविलाइजेशन, जिसे हम पीक कहते हैं। अगर आप इसका कंपैरिजन ले लें, जैसे सन जो रहता है राइज होता है ना, सबसे पहले सूर्य जिस तरह से उगता है तो पहले तो स्टार्टिंग में तो हमें इतनी धूप नहीं लगती है, लेकिन जब वो दोपहर होती है तो वो अपने म्योच्योर स्टेज में आ जाता है। तो आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को म्योच्योर स्टेज मान सकते हैं, जहां पर वो सबसे ज्यादा पीक में होता है। सबसे ज्यादा गर्मी हमें कब लगती है? दोपहर में। तो म्योच्योर स्टेज हड़प्पा का जो था वो इसका पीक था सिविलाइजेशन का। और इसके बाद सूरज जो है वो अस्त होता है, यानी लेट हड़प्पन, जब इसका डिक्लाइन होता है। तो इन 3 स्टेज से आप इसे याद रख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक बाय द सोफिस्टिकेट अर्बन प्लानिंग, ये स्टेज एक ऐसा स्टेज था जहां पर अर्बन प्लानिंग जो थी वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेट हो गई थी। यहाँ पर ट्रेड नेटवर्क जो था वो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव हो गया था, मतलब काफी ट्रेड नेटवर्क यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और काफी अलग अलग तरह के कल्चरल फीचर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कब देखने को मिलते हैं? म्योच्योर हड़प्पन स्टेज के अंदर। इसके बाद लेट हड़प्पन स्टेज आता है जो कि 1900 से 1300 BC का पीरियड होता है। ये ऐसा फेज होता है जब हम अर्बन सेंटर्स जो रहते हैं या फिर जो रूरल सेटलमेंट है, यानी अर्बन सेंटर्स डिक्लाइन होते जा रहे थे और शिफ्ट जो है वो रूरल सेटलमेंट के अंदर क्या हो रहा था? ज्यादा टुवर्ड किस तरफ शिफ्ट हो रहा था? रूरल सेटलमेंट की तरफ। यानी अर्बन सेंटर्स जितने भी थे जो कि म्योच्योर स्टेज के अंदर थे वो धीरे धीरे खत्म हो गए और पूरा शिफ्ट जो था वो रूरल सेटलमेंट के अंदर
था, इवेंचुअली लीडिंग द सिविलाइजेशन डिसअपीयरेंस। और ये लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ऐसा फेज था जब हड़प्पन सिविलाइजेशन पूरी तरह से डिसअपीयर हो गई थी। इसके की फीचर्स क्या थे, इस सिविलाइजेशन की मेन की फीचर्स क्या थे? द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज रिनोड फॉर इट्स रिमार्केबल फीचर। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस थी, इसके जो अर्बन कल्चर थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे, तो इसी वजह से इसके काफ़ी ज़्यादा ऐसे रिमार्केबल फीचर्स हैं जिसकी वजह से इसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। टाउन प्लानिंग सबसे पहला फीचर है जिसमें सबसे ज़्यादा हम इसका रिमार्केबल फीचर की बात कर रहे हैं, तो टाउन प्लानिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन की हम पढ़ेंगे। हड़प्पन सिटीज़ जैसे कि मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, वर एक्सेप्शनली वेल प्लान्ड, यानी उसे किस तरीके से प्लान किया था। जैसे आज भी अगर अगर हम सेटलमेंट देखते हैं इंडिया के अंदर, तो उस तरह का वेल प्लान सेटलमेंट नहीं होता है, लेकिन हड़प्पन सिटीज़ के अंदर हर सिटी का, हर अर्बन जो रीजन था या फिर रूरल रीजन था, उसका एक वेल प्लान्ड सेटलमेंट होता था। जैसे कि ग्रिड पैटर्न, यानी स्ट्रेट 90 डिग्री की लाइंस होती थी जिसमें वो क्या होता था, सेटलमेंट होता था विथ स्ट्रीट, जहाँ पर पर्टिकुलरली स्ट्रीट रहती थी आने जाने के लिए, लेन लेट्स आउट एट राइट एंगल, यानी जो लेन्स होती थी उसे राइट एंगल पे काटा जाता था ताकि जो प्लान है वो एकदम सोफिस्टिकेटेड रहे और बहुत ज़्यादा ही वेल रहे। सिटीज़ वर ऑफन डिवाइड इनटू 2 पार्ट, और जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। एक था सितादल, यानी लाइकली फॉर द रूलिंग क्लासेस और पब्लिक बिल्डिंग। हम मानते हैं कि सितादल के अंदर जो रूलिंग क्लासेस थी या फिर जो ज़्यादा जो रिच पर्सन्स थे वो वहाँ पर रहते थे। और एक था लोअर टाउन, यानी जहाँ पर कॉमन पीपल यानी जो ट्रेड करते थे, जो एग्रीकल्चर करते थे, वो कहाँ पर रहते थे, लोअर टाउन के अंदर रहते थे। तो एक ये टाउन प्लानिंग है कि 2 तरह से डिवाइड थे, और जो पैटर्न था वो ग्रिड पैटर्न था। ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि किस तरह का पैटर्न और सेटलमेंट था हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर, तो ग्रिड पैटर्न था, और जो लेन्स थी वो राइट एंगल के अंदर कट की गई थी। अब बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की आर्किटेक्चर का। दे यूज्ड ब्रंट ब्रिक्स। आर्किटेक्चर यानी किस तरीके से घर बनाते थे, बिल्डिंग्स किस तरीके से बनाते थे, क्या यूज करते थे आर्किटेक्चर के अंदर, तो ब्रंट ब्रिक्स, यानी जो ब्रंट ब्रिक्स होती थी, ब्रिक यानी ईट है ना, जो ब्रंट ईट होती थी उसे यूज किया जाता था, जिसकी एक साइज थी, मतलब एक इक्वल साइज थी कि इसी साइज के यूज हो जाएंगे। आपने काफी सिविलाइजेशन देखी होंगी जहां पर अनइक्वल साइज के ब्रिक्स हैं या फिर पत्थरों को यूज किया गया है, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर एक स्टैंडर्ड साइज यहाँ पर रेशियो जो है वो फिक्स किया गया था, जो कि हर आर्किटेक्चर या फिर हर बिल्डिंग और घर के अंदर यूज किया जाता था, जो कि एक यूनिक फीचर था कंपेयर टू कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशन। अगर हम मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन या उस समय की और सिविलाइजेशन का कंपैरिजन करें तो इस तरीके की स्टैंडर्डाइज्ड साइज या फिर इक्वल जो साइज ऑफ ब्रिक्स थी वो नहीं यूज की जाती थी, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये चीज देखने को मिली है। दैट ऑफन यूज ड्राइड ब्रिक्स, यानी जो सूखी ईंट होती थी उनको भी यूज किया जाता था। कहाँ पर, दूसरी सिविलाइजेशन के अंदर ड्राइड ब्रिक्स यूज की जाती थी, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के यहाँ पर ब्रंट ब्रिक्स यानी जो पकी हुई ईंट होती है उनको यूज किया जाता था, और साथ ही में उनकी जो साइज होती थी वो एक इक्वल होती थी, यानी हर ईंट की साइज एक ही साइज की रहेगी। नोटेबल अगर स्ट्रक्चर की बात करें आर्किटेक्चर में क्या क्या जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ग्रेट बाथ जो कि कहाँ पर है, मोहनजोदारो के अंदर है। ये आपको याद रखना है कि ग्रेट बाथ कहाँ पर सिचुएटेड था, तो मोहनजोदारो के अंदर। अ लार्ज सोफिस्टिकेटेड टैंक यूज्ड फॉर रिचुअलिस्टिक बाथिंग, एक इसे मोहनजोदारो के अंदर जो ग्रेट बाथ मिला है एक इम्पॉर्टेंट रिचुअल और कल्चरल टैंक था जहाँ पर रिचुअलिस्टिक बात। अगर आपने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा किस तरीके से वो ऋतिक रोशन जो है वो जाता है अंदर मूवी में, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि वो टैंक के अंदर वो एक रिचुअल फंक्शन होता है उस बाथिंग के अंदर, तो वो ही होता है द ग्रेट बाथ, जहाँ पर जो हमारी रिचुअल्स होती है ना, कल्चरल रिचुअल्स जो होती है उस समय में जो भी होता होगा, जो भी रिचुअल्स होती होंगी, और वहाँ पर जैसे हम गंगा के अंदर रिचुअल बाथिंग लेते हैं उस तरीके से आप समझिए। इसके बाद ग्रेनरीज की बात की जा रही है, यहाँ पर काफ़ी ग्रेनरीज मिली है। लार्ज स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, यानी बहुत ज़्यादा जो अनाज होता था उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसे स्टोर करने के लिए ग्रेनरीज बनाई गई थी जो काफ़ी बड़ी थी। इंडिकेटिंग एग्रीकल्चर सर्कल, जो कहीं ना कहीं बताता है कि उस समय के लोग एग्रीकल्चर
या फिर जो अनाज होता था उसको स्टोर करके रखते थे आने वाले समय के लिए, या फिर अगर ऐसा कोई टाइम आए जब एग्रीकल्चर नहीं हो तो उसे स्टोर करके रखना। यानी ये एक डेवलपमेंट का हम बात मानते हैं कि उस टाइम पे इस तरह की चीजें नहीं होती थी, है ना। हंटिंग और गैदरिंग पे जो पीपल थे या फिर लोग थे डिपेंडेंट थे, लेकिन यहाँ पर स्टोर करके भी रखा जा रहा है। इसके बाद मल्टी स्टोर बिल्डिंग, यानी यहाँ पर ग्रेड बाद ग्रेनरी के अलावा मल्टी स्टोरी जो बिल्डिंग्स होती थी, यानी एक जो छत वाला जो घर होता था ऐसा नहीं, मतलब 2 मंजिले घर भी वहां पर हमने देखे हैं कि मल्टीपल स्टोर बिल्डिंग भी देखी है जो कि वेल कंस्ट्रक्टेड हाउस थे। जैसे कि अगर कोई जो विलेज है उसका जो हेड है उसके मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती थी, 2 या 3 मंजिला घर होते थे, और हमें प्रॉपर सीढ़ियां भी मिली हैं उन घरों के अंदर ऊपर जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि कितना डेवलपमेंट है। 2600 मैं बात कर रही हूँ 2600 बीसी के टाइम की आप बात करें, वहां पर आपको वेल मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स मिल रही हैं, आपको वहां पर स्टेयर्स यानी जो छत हो सीढ़ियां होती है वो आपको मिल रही है, और ब्रिक्स की साइज देख लो तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा अर्बन है। इसके बाद यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी एक आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा एग्जांपल है। वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव एस्पेक्ट, आज शायद हमारे यहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं होगा, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर वेल मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम था, मेंटेन ड्रेनेज सिस्टम था जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव था। वॉज हाईली एडवांस्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम। आप देख रहे हैं कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। हाउसेज हैड इंडिविजुअल ड्रेन, हर हाउस के एक इंडिविजुअल ड्रेन होता था कनेक्टेड टू द कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रीट ड्रेन नेटवर्क इंश्योरिंग सैनिटेशन। यानी हर हाउस का एक अलग ड्रेन होता था, मतलब एक ड्रेन होता था जो कि स्ट्रीट ड्रेन्स के नेटवर्क से कनेक्टेड होता था। तो आप देख रहे हैं कि सैनिटेशन के पर्पज से हड़प्पन सिविलाइजेशन में कितने ज्यादा ध्यान रखा हो। आज तो अगर हम विलेजेस में चले जाएं तो आप वहां का ड्रेनेज सिस्टम देखिए, आपको बिल्कुल अच्छा नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि पर्सनल ड्रेनेज सिस्टम है, वो ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रीट में जाकर ऐड हो रहा है, फिर वो स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम एक बड़े से ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट हो रहा है। तो ये एक वेल मेंटल प्लान है ना, एक बहुत ही अच्छा प्लान है जो कि यहाँ हम देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं उसके एग्रीकल्चर की, यानी हड़प्पन सिविलाइजेशन में एग्रीकल्चर किस तरीके की होती थी। सो एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन फॉर देयर इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे। दे कल्टिवेटेड वेरियस क्रॉप, वो अलग अलग तरह की क्रॉप्स कल्टिवेट करते थे। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन सी जो क्रॉप्स है वो कल्टिवेटेड की जाती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में। जैसे वीट हो गया, बैरेली हो गया, इसके बाद पीस हो गया, लेटिन्स हो गए, चिकन पीस हो गए, शीशम हो गया एंड मस्टर्ड्स हो गए। तो ये वीट, बरेली, पीस, लैटिन, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जाता है। दे वर अमंग द अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन, यानी सबसे अर्लीस्ट पीपल जो हैं, है ना, देवर अमोंग द अर्लीस्ट, मतलब उन लोगों में सबसे अर्लीस्ट, सबसे ज्यादा हमें वहां पर कॉटन के एविडेंसेस भी मिले हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कॉटन भी प्रोड्यूस होता था, विच ग्रीक लेटर कॉल्ड सीडन, जिसे ग्रीक में सीडन कहा जाता है। अब आपको एग्जाम में ये वर्ड पूछा जा सकता है कि सीडन किसे कहते हैं, किसको इसका ग्रीक वर्ड है क्या है, आपको पूछ लिया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि कॉटन है। आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कॉटन को प्रोड्यूस किया जाता था या नहीं किया जाता था, तो वो आपको याद रखना है। दे यूज वुडन फ्लग शेयर, कौन से फ्लग शेयर को वो यूज करते थे? वुडन फ्लग शेयर, यानी जो लकड़ी के वुडन फ्लग होते थे, है ना, लकड़ी के होते थे, वो उसको यूज करते थे किसके लिए? फार्मिंग के लिए। एंड रिलाइड ऑन एनुअल फ्लड टू एनरिच द सॉइल, यानी सॉइल को एनरिच करने के लिए जो एनुअल जो रेनफॉल होती थी, फ्लड होते थे, उसके ऊपर ये टोटली रिलाइड थे। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इरिगेशन सिस्टम नहीं था, है ना। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं कि कौन कौन से एनिमल्स वो डोमेस्टिक करते थे। जैसे ऑक्सन हो गया, बफेलोज हो गया, गॉड्स हो गई, शीप्स हो गया, देन आफ्टर डॉग्स, कैट्स, कैमल्स। एविडेंस सजेस्ट दे वर ऑल्सो अवेयर ऑफ एलिफेंट एंड राइनासोरस, यानी वो एलिफेंट और राइनासोरस से भी अवेयर थे। यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या हॉर्स डोमेस्टिकेट किया गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाइम पे? तो नहीं, यहाँ पर हॉर्स नहीं किया गया था। हॉर्स का कोई भी एविडेंस हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर नहीं मिलता है। बाकी आपको ऑक्सन,
बफेलो, गॉट, शीप, पिग्स, डॉग्स, कैट, कैमल, एलिफेंट और राइनोसोरस के भी एविडेंस हमें यहाँ पर मिले हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन की क्राफ्ट और इंडस्ट्रीज के बारे में कि उस समय में किस तरीके की ट्रेड होता था। तो सबसे पहले यहाँ पर स्किल्ड आर्टिशन जो रहते थे, यानी हड़प्पा के अंदर काफ़ी जो आर्टिशंस होते थे, एम्प्लॉयज होते थे, बहुत ज़्यादा स्किल्ड थे। क्यों, कैसे पता चलता है? उनके जो पोइट्रीज मिली है, पॉटरीज मिली है, या फिर जो जितनी भी चीज़ें मिली है वहाँ पर टेराकोटा से बनी हुई जो चीज़ें हैं, तो वो उसमें एक स्किल हमको दिखती है एविडेंस के अंदर। तो सबसे पहले पोट्री सबसे ज़्यादा वहाँ पर हुई। दे प्रोड्यूस कैरेक्टरिस्टिक रेड पोट्री, यानी लाल कलर की जो रेड कलर की होती है, ऑफन डेकोरेटेड विद ब्लैक डिज़ाइन, जो कि ब्लैक डिज़ाइन उसके ऊपर उससे डेकोरेट किया जाता था। तो आप सोच कर रहे हैं कि रेड कलर का पोट्री है, उस पर ब्लैक कलर की डिज़ाइन है, तो कितना एडवांस है, उस टाइम के हिसाब से कितना एडवांस है। इसके बाद मेटल वर्क भी वहाँ पर होता था। दे न्यू कॉपर, कॉपर वहाँ पर था। कॉपर जो है, जो खेजरी रीजन है राजस्थान का, वहाँ से ब्रॉन्ज, लीड और टीन, ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी मेटल वर्क के अंदर। दे ऑल्सो मेड टूल्स, वेपन्स, यानी टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे और ऑर्नामेंट्स बनाते। क्या क्या बनाते थे? टूल्स, जैसे बहुत सारे टूल्स होते हैं हमारे, वेपन्स होते हैं जो कि उनकी सेफ्टी के लिए होते थे, और ऑर्नामेंट जो ज्वेलरी होती है। आयरन वॉज अननोन टू देम, लेकिन क्योंकि इस सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन कहा जाता है, तो आयरन जो है वो यहाँ पर नहीं था। यानी यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज जो है वो यूज़ किया गया है। बीड मेकिंग एंड सिल मेकिंग, यानी यहाँ पर मेटल वर्क और पोट्री के अलावा बीड मेकिंग, यानी जो मोतियों से जो चीज़ें बनती हैं, और सील मेकिंग, यानी जो टेराकोटा करके एक मिट्टी होती थी उसको यूज़ करके चीज़ें बनाई जाती थी। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्राफ्ट, ये इस सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट क्राफ्ट थी। दे मेड बीड्स फ्रॉम कैरेनियल स्टीड्स एंड अदर मटेरियल। जो स्टीड है वो सबसे सॉफ्ट मटेरियल था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, जिससे बीड्स बनाई जाती थी और मोतियां बना के फिर उनकी ज्वेलरी बनाई जाती थी। अब बात करते हैं स्पिनिंग एंड विविंग की, यानी किस तरीके से वो कॉटन को बनाते थे। कॉटन वॉज यूज्ड एक्सटेंसिवली फॉर टेक्सटाइल के लिए, है ना, उसके लिए यूज किया जाता था। इसके बाद ट्रेड और कॉमर्स, यानी हड़प्पन हैड एक्सटेंसिव ट्रेड नेटवर्क, यानी मेसोपोटामियंस के साथ भी इनका ट्रेड था, जिसे उन्हें ओमान के साथ उनका ट्रेड नेटवर्क था। तो बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी इंडिया के अंदर तो उनका ट्रेड था ही, लेकिन साथ ही में अपनी खुद की सिविलाइजेशन में तो था ही, लेकिन दूसरी सिविलाइजेशन जो कि हमें एविडेंस मिलता है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के और ओमान के अंदर जो सिविलाइजेशन थी, उनसे उनका बहुत ही अच्छा नेटवर्क था, ट्रेड नेटवर्क। और इसके बाद किस तरीके से ये चीज़ें बेचते थे, खरीदते थे, तो बार्टर सिस्टम यूज़ होता था। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि यहाँ पर मनी को यूज़ नहीं किया जाता था। ट्रेड जो है वो बार्टर सिस्टम, यानी अगर आपको गेहूं चाहिए तो आप उसके बदले में मुझे जो चाहिए, जैसे मुझे चावल चाहिए और तुम्हें गेहूं चाहिए, तो अदला बदली कर दो, है ना, इक्वल में। तो मेटल मनी वॉज नॉट यूज्ड, उस टाइम पर मेटल मनी यूज्ड नहीं की जाती थी, बार्टर सिस्टम यहाँ पर यूज किया जाता था। अब सील्स और वेट्स की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर वो है सील। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सील है। द प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट, आपको पता ही होगी, स्क्रीन पे यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का फोटो आपको दिख रहा होगा। ये यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट है जो इस सिविलाइजेशन में यूज़ की जाती थी। ये स्क्रिप्ट में मतलब किस तरीके से लिखा जाता था, अभी भी इस स्क्रिप्ट को कोई पढ़ नहीं पाया है, इसका मीनिंग कोई समझ नहीं पाया है। स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड मेजर्स, यानी जब चीज़ें खरीदते थे और बेचते थे बार्टर सिस्टम के थ्रू, तो उसको मापना, उसका वजन करना, तो वेट्स और मेटर्स भी यूज किए जाते थे। एंड न्यूमेरियस सील्स इंडिकेट वेल ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड सिस्टम। सील्स क्यों यूज की जाती थी? जो जैसे कि कोई ट्रेड है, तो जैसे एक जगह से दूसरी जगह जब भेजा जाता है तो उस पर सील लगाई जाती थी। कैसे सील लगाई जाती थी? एक मिट्टी के ऊपर वो सील लगा हुआ था और जो टेराकोटा है उससे उसको सील किया जाता था, जिससे वो सामान जो है वो खोला है वो आपको नहीं, जैसे आज अगर हम कोई सामान भेजते हैं, कार्गो करते हैं, है ना, अगर हमें बाहर से अगर कोई चीज़ भिजवानी तो हम कार्गो के अंदर भेजते हैं, तो वो किस तरीके से सील रहता है, पूरा टैप से उसके ऊपर नाम लिखा होता है। उसी तरीके से उस टाइम पे सील यूज होता था, जिससे पता लगता था कि ये जो है बीच में
ट्रांसपोर्ट के टाइम खोला नहीं गया है। अब बात करते हैं इसके एक्सटर्नल ट्रेड की बात। जैसे मैंने अभी बताया कि काफ़ी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ, ईरान के साथ, सेंट्रल एशिया और ओमान, ओमान का नाम हमने अभी लिया था पहले, तो उसके साथ भी उसका क्या था, एक्सटर्नल ट्रेड था। अब की ट्रेड आइटम कौन से थे, जैसे स्टोन हो गया, मेटल हो गया और शेल्स हो गए, ये उसके की आइटम्स थे जहाँ पर वो इनसे ट्रेड करता था। सोशल लाइफ की अगर हम बात करें कि क्या लाइफ थी सोशल, तो द सोसाइटी अपीयर टू हैव बीन वेल स्ट्रक्चर्ड, यानी जो सोसाइटी थी एक वेल स्ट्रक्चर में अपीयर थी। ऑल्दो डिटेल्स अबाउट देयर पॉलिटिकल सिस्टम आर स्केयर, पॉलिटिकल सिस्टम से हमें ये नहीं समझ में आता है उस टाइम पे कि किंग होता था या फिर ग्रुप होता था या फिर जैसे सरपंच की जो सभा होती उस तरीके से चीज़ें होती थी या फिर किंग होता था, वो अभी तक उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें ज़्यादा एविडेंसेस नहीं मिले हैं। इट बिलीव टू हैव अ पीस लविंग सोसाइटी, यानी ऐसा माना जाता है कि एक पीस लविंग सोसाइटी थी ये। सोशल लाइफ बहुत ही सिंपल था उनका। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन की बात करें तो एविडेंसेस सजेस्ट डिवीजन इनटू क्लासेस, यानी यहाँ पर हमें क्लासेस के अंदर डिवीजन मिलता है, जैसे पॉसिबली इंक्लूड लर्न क्लास। कैसे पता चलता है कि आपको एक जो सिटी है वो दो पार्ट में डिवाइड है, एक तो सितादल और एक लोअर पार्ट, तो आपको स्पेशली दिख ही रहा है कि दो जगह जहाँ पर एक रूलिंग क्लास जो है वो रह रही है और दूसरी जगह जो लोअर या फिर ट्रेड आर्टिशन जो है वो रह रहे हैं। तो ये क्या है, दो चीज़ों में बांटा हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं डिवीजन है। तो एक तो क्लास और जो प्रीस्ट रहते थे वो वॉरियर्स और ट्रेडर्स, जैसे शूद्र क्षत्रिय वो हैं, उस तरीके से ये है। जैसे अगर प्रीस्ट को मानो तो ब्राह्मण हो गया, वॉरियर्स मतलब क्षत्रिय, ट्रेडर्स आर्टिशन यानी जो वेरिएशन होते हैं वो, और लेबर यानी शूद्र। अब आते हैं डाइट की बात, क्या खाते थे वो। देयर डाइट इंक्लूड बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे वो हंटिंग भी करते थे, इसलिए तो वेजिटेरियन या वीट हमने देखा है कि प्रोडक्शन करते थे, फ्रूट वेजिटेबल ये सारी चीज़ें। और नॉन वेजिटेरियन के अंदर जैसे बीफ, मटन, पोर्क, पोल्ट्री, फिश भी यहाँ पर इंक्लूड है। याद रखना फिश भी यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन में है। अब आगे चलते हैं ऑर्नामेंट्स, किस तरीके के जो ऑर्नामेंट्स है वो वुमेन्स और मेंस पहनते थे या नहीं पहनते थे। तो बोथ मैन एंड वुमेन वॉर ऑर्नामेंट्स। कैसे पता चलता है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेड बॉडीज हमें मिली है जिसमें जो मैन है और वुमेन है दोनों ने ज्वेलरी पहनी रखी है, और जो प्रीशियस ज्वेलरी होती है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की और प्रेशियस स्टोन की ज्वेलरी उन बरियल्स के अंदर हमको मिली है। वॉर ऑर्नामेंट्स मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और प्रेशियस स्टोन से बनी हुई, यानी मैन और वुमेन दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहनते थे। रिलीजियस की बात करें, नो टेम्पल और डिफिनेट रिलीजियस स्ट्रक्चर हैव बीन फाउंड। यहाँ पर किसी भी तरह का किसी भी तरह का टेम्पल और डिफिनेट रिलीजन नहीं मिला है हमें। यहाँ पर जो अल्टार्स होते हैं यानी जो यज्ञ करने का जो हवन होता है वो हमें लोथल के अंदर मिला था। तो ये हम मान सकते हैं कि वहाँ पर यज्ञ का जो कार्य है वो किया जाता था, क्योंकि हमें अल्टार जो है यानी जो यज्ञ करते हैं और जब आग लगाते हैं ना उसमें, वो हमें वहाँ पर मिला है। अब बात करते हैं मदर गॉडेस की, यानी उस टाइम पे मदर गॉडेस, रिलीजियस के बाद बात करें तो मदर गॉडेस वहां पर थी जिसकी वर्शिप की जाती थी। एक फिगर था लेडी का, एक वुमेन का फिगर था जो आपको स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, जो कि इंडिकेट किया जा रहा है कि ये मैट्रियर्कल एस्पेक्ट, यानी जैसे आज हमारी देवी होती है ना, जैसे सरस्वती देवी, लक्ष्मी देवी, है ना, उस तरीके से उस टाइम पे मदर गॉडेस थी जिसका एक फिगर था मदर गॉडेस का जिसे लोग वर्शिप करते थे, ऐसा हम मानते हैं। अब एक होता था पशुपति सील। कैसे पता चलता है कि जो सील होती थी उसके ऊपर वो पशुपति जो है वो होते थे, और ये हम मानते थे कि ये मेल डिटी है, यानी जैसे देवता होते हैं ना वो, जैसे शिव आज है, शिव कृष्णा है, ब्रह्मा है, उस तरीके से उस टाइम पे पशुपति होते थे। ऑफन आइडेंटिफाइड एज ए प्रोटो शिवा भी माना जाता है। सीटेड इन ए योगिक पोस्चर, जो कि योगिक पोस्चर के अंदर सीट है, और काफी ज्यादा एनिमल जो है वो उनके चारों तरफ बने हुए हैं, जैसे एलिफेंट, राइनोसोरस, गॉड, ये सारे चारों तरफ उनके बने हुए हैं। नेचुरल वर्शिप की बात करें तो लोग जो हैं वो ट्रीज को यानी पीपल और एनिमल दोनों को वर्शिप करते थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेचुरल वर्शिप, क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग ट्रीज और एनिमल को वर्शिप करते थे? तो हाँ, ट्रीज, पीपल जो है और एनिमल दोनों को वर्शिप किया जाता था। अब बात करते हैं
और उस टाइम पे लिंगा जो होता था वर्शिप, उसको भी वर्शिप किया जाता था। लिंगा यानी अ फॉर्म ऑफ, जैसे शिवा होता है ना, पालुस बोलते हैं उसको, लिंगा, उसको भी वर्शिप किया जाता था। इसके बाद स्क्रिप्ट की बात करें, किस टाइप की स्क्रिप्ट थी, तो इन द स्क्रिप्ट एज ए पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट, यानी पिक्चर फॉर्म के अंदर होती थी, पिक्चर से समझाया जाता था, यानी चित्र बना के भाषा बोली जाती थी। ऑन सील, पोट्री एंड अदर आर्टिफैक्ट इट रिमेन अनडिसिप्लिन, मतलब अभी तक हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी जो आर्कोलॉजिकल हैं, ज्योग्राफर्स हैं, वो अभी भी उस पर वर्क कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं। अब हम बात करते हैं पूरे हड़प्पन सिविलाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट थी। तो सबसे पहले हड़प्पा, जो कि पाकिस्तान के अंदर है। सबसे मेन क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी साइट, कौन सी स्टेट और कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है पाकिस्तान के अंदर है। अब ये इसे किसने डिस्कवर किया था, तो दयाराम सहानी ने 1921 के अंदर किया था। और इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर ग्रेनरीज और सैंडस्टोन स्टेच्यूज जो है वो मिले हैं। इसके बाद है मोहनजोदारो, जो फिर से पाकिस्तान के अंदर है। इसे आर.डी. बैनर्जी ने डिस्कवर किया था 1922 के अंदर, जो कि अपने ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी एंड डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज स्टेचू के लिए जाना जाता है। एक स्टैचू है डांसिंग गर्ल का, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा वो। इसके बाद है कालीबंगल, जो कि राजस्थान के अंदर है, नोन फॉर फायर अल्टार। जैसे मैंने कहा था ना, लूथर और कालीबंगल दोनों के अंदर यहाँ फायर अल्टार्स मिले थे। कैमल, एविडेंसेस और फ्लग फील्ड्स भी यहाँ पर मिले हैं। पोर्ट सिटी है विद डॉकयार्ड, यानी ये पोर्ट सिटी और गुजरात जो है वो कोस्टल प्लेन पे है, इसी वजह से। इसके बाद धोलावीरा कहाँ पर है, गुजरात के अंदर, यूनिक फॉर इट्स लार्ज वाटर रिजर्वर, यानी सबसे ज्यादा वाटर रिजर्वियर जहाँ पर है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इरिगेशन प्रोसेस होता है। एंड 3 पार्ट ऑफ लेआउट, जैसे सितादल, एक ऐसा एकमात्र सिटी जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन की जहां पर सितादल भी मिला, मिडल टाउन्स मिले और लोअर टाउन मिले, क्योंकि बाकी हर जगह पे सिर्फ 2 ही पार्ट मिले थे, सितादल और लोअर टाउन ये, लेकिन धोलावीरा के अंदर मिडिल टाउन भी मिला था। इसके बाद आता है राखीगढ़ी, हरियाणा और इंडिया, द लार्जेस्ट हड़प्पन साइट इन इंडिया। तो सबसे बड़ी साइट कौन सी है हड़प्पन साइट की इंडिया के अंदर? राखीगढ़ी, इंडिया के अंदर है ना। पाकिस्तान के अंदर तो हड़प्पा और मोहनजोदारो है, इंडिया के अंदर राखीगढ़ी है। इसके बाद शोनदारो, यानी पाकिस्तान के अंदर है, नॉन फॉर अ बीड मेकर। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो बीड मेकर यानी मोतिया जो रहती है ना, बीड्स, वो बनाई जाती थी। शॉप्स, एविडेंस ऑफ डॉग्स के जो पाँव हैं और जो कैट के जो प्रिंट्स है वो मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब देखते हैं कि ये सिविलाइजेशन तो हमने पूरी देखी, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ। क्वेश्चन तो आता है ये मन में कि आज हम जी रहे हैं तो हम कैसे डिक्लाइन हो गया होगा ये इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो है। तो डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन जो हुआ वो अराउंड 900 से 1300 BC के टाइम पे हुआ था। 1300 BC के टाइम पे हुआ था एंड इज सब्जेक्टेड ऑफ डिबेट अमंग हिस्टोरियंस। और ये काफ़ी ज़्यादा, मतलब इसके ऊपर डिबेट्स होती हैं, आर्कोलॉजिकल डिबेट्स होती हैं कि क्या रीजन है मेनली इसका डिक्लाइन का। तो सेवरल थ्योरीज हैव बीन प्रपोज्ड, काफी ज्यादा। जैसे सबसे पहले जो है क्लाइमेट, जो एक रीजन माना जाता है कि क्लाइमेट की चेंज की वजह से और रिवर की सूखने की वजह से, है ना। अ वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी सजेस्ट अ ग्रेजुअल ड्राइंग ऑफ घाघरा हकरा रिवर सिस्टम पॉसिबली लिंक टू द mythical सरस्वती रिवर ड्यू टू द टेक्टोनिक शिफ्ट और चेंजेस इन मॉनसून पैटर्न। दिस वुड बी अ सेवरली इम्पैक्ट एग्रीकल्चर। माना जाता है कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हुए और जो रिवर का सूखना, यानी टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्ट की वजह से जो रिवर है सरस्वती रिवर, जो कि अभी हमें नहीं दिखती है, जिसे हम मिथ बोलते हैं कि सरस्वती रिवर है ही नहीं, लेकिन माना जाता है। और जो घाघरा हकरा रिवर सिस्टम है वो उसके सूखने की वजह से और टेक्टोनिक प्लेट के शिफ्ट की वजह से मॉनसून चेंज हुआ, मॉनसून पैटर्न के अंदर चेंजेस हुए और एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं सीधा इम्पैक्ट हुआ और जो लोग हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगे और सिविलाइजेशन जो थे वो डिक्लाइन होने लगी। तो एक ये रीजन माना जाता है। दूसरा माना जाता है फ्लड। एविडेंस ऑफ रिपीटेड डिवास्टेटिंग फ्लड इन अ सिटी लाइक मोहनजोदारो सजेस्ट अ रिकरेंट नेचुरल डिजास्टर माइट हैव फोर्स पीपल टू अबैंडन सेटलमेंट। यानी जैसे हम देखते हैं कि जो मोहनजोदारो मूवी है ऋतिक रोशन की, उसमें दिखाया जाता है ना कि लास्ट में फ्लड आ जाती है और फ्लड की वजह से वो
सेटलमेंट चेंज कर दे। लास्ट में आपने देखा होगा तो फ्लड जो इंडस रिवर पे क्या है सिविलाइजेशन बनी हुई है, फ्लराइज्ड हुई है, तो हो सकता है कि बार बार फ्लड आने की वजह से जो नेचुरल डिजास्टर हुआ और फिर जो पीपल को कहीं ना कहीं इन नेचुरल डिजास्टर ने कहीं ना कहीं सेटलमेंट करने के लिए फोर्स किया। तो दूसरा रीजन ये माना जाता है कि फ्लड एक रीजन हो सकता है। इसके बाद देखते हैं क्या डिफॉरेस्टेशन, एक्सटेंसिव यूज ऑफ वुड एंड फ्यूल एंड कंस्ट्रक्शन, मतलब काफी ज्यादा लकड़ी का यूज करना फ्यूल और कंस्ट्रक्शन के लिए, कहीं ना कहीं डिफॉरेस्टेशन हुआ जिसकी वजह से एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट हुआ और जो एरिया था वो क्या हो गया, चेंज हुआ, लोगों ने वहां से जाना शुरू किया क्योंकि अब उनके पास कंस्ट्रक्शन के लिए और फ्यूल के लिए चीजें नहीं है, वुड नहीं है। इसके बाद ये भी माना जाता है कि शिफ्टिंग रिवर कोर्सेज, यानी इंडस रिवर ने अपना कोर्स चेंज किया होगा और फ्लड होने की वजह से जो लोग हैं उन्होंने वहां से शिफ्ट किया। इसके बाद आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यानी आर्यंस के आने की वजह से भी लोगों ने शिफ्ट किया ऐसा माना जाता है, हालांकि ये लेस एक्सेप्टेड है थ्योरी। Earlier theories, notably by the Mortimer Wheeler suggestion and invention by the Indo-Aryans tribes as a cause of decline, मतलब माना जाता है कि जो आर्यंस आए थे उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, इन्वेशन किया था, जिसकी वजह से ये पूरी तरह से डीसेटलमेंट हो चुका था। दिस थ्योरी आर लार्जली बीन डिस्क्रेडिटेड ड्यू टू द लैक ऑफ कंसिडर्ड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ लार्ज स्केल इन्वेंशन एंड डिस्ट्रक्शन, क्योंकि इस तरह का कोई भी एविडेंस नहीं मिला है इन्वेशन का या फिर लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन का, हमें एविडेंस नहीं मिला है, तो इसे नहीं माना जाता है। इसके बाद ये भी माना जाता है कि ट्रेड के अंदर डिक्लाइन होने की वजह से लोग जो हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होना शुरू हो गए कि डिक्रीज इन द ट्रेड विद मेसोपोटामिया एंड अदर रीजन माइट हैव वीकन द हड़प्पन इकोनॉमी। और सच में ऐसा हो सकता है कि मेसोपोटामिया के अंदर जो रोमन एम्पायर वाला जो पीरियड था उस टाइम पे जो रोमन एम्पायर था वो भी धीरे धीरे डीसेटलमेंट हो रहा था, तो हो सकता है कि ये भी एक रीजन हो सकता है। अब एपिडेमिक्स एक लास्ट जो ऐसा माना जाता है कि सम थ्योरी सजेस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड स्प्रेड एपिडेमिक्स की एक बड़ी महामारी फैली जिसकी वजह से लोग मर गए। इट्स लाइक दैट कॉम्बिनेशन दिस फैक्टर रेदर देन अ सिंगल कॉज, यानी हम ये मान सकते हैं कि कोई एक सिंगल नहीं है कि एपिडेमिक, फ्लड, डिफॉरेस्टेशन, काफी ज्यादा चीजें होने की वजह से कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुआ था और एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन जो थी वो डिक्लाइन हो गई। तो आज का ये हमारा जो लेक्चर है वो यहीं खत्म होता है। इसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद कौन सी सिविलाइजेशन आई, आर्यंस किस तरह से आए, उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इसलिए आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि हर टॉपिक को डिटेल से समझाना और साथ ही में आपकी हर कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करवाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक जरूर रुके और इंतजार करिएगा। थैंक यू।